नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास विजन एकेडमी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अभी तक जो हमने इसको यहाँ पर जो किया है 60 क्वेश्चन लगभग हमने पहले इसके पहले पार्ट में किया था। सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैपिंग और क्या नाम है बाइनरी ऑपरेशन तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर ख़त्म कर लिया जाए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पीजीटी 2005 एंड 2009 में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशन है आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है ना? कहाँ पर डिफाइंड है जो रिलेशन r है? कहाँ पर डिफाइंड है? पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि n बाई a रिलेटेड टू b। ठीक है, और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? देखिए, इससे पहले यहाँ अलग से नोट कर लें। रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइंड है? a टू द पावर b इक्वल टू b टू द पावर a। ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक में डिफाइंड है? रिलेशन हमारा डिफाइंड है n पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सिर्फ वहाँ पे डिफाइंड है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह से लिखते हैं, बट यहाँ पे n लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये रिलेशन हमारा r डिफाइंड है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में देखना है। तो हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि a रिलेटेड टू a यानी कि रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट है खुद से अगर रिलेटेड होता है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। क्लियर है? और जहाँ पर हो वहाँ पे उससे वैलिड होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या a की पावर a करेंगे, और यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर a इक्वल टू a की पावर a। क्लियर? तो ये तो हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है आपका जो है रिफ्लेक्सिव तो है ही। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखें क्या a अगर b से रिलेटेड है, ठीक, तो क्या b भी a से रिलेटेड होगा? b भी a से रिलेटेड होगा या नहीं? क्लियर? तो देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो अगर a अगर b से रिलेटेड है तो हमें क्या मिलता है कि a इज रिलेटेड टू b होता है। क्लियर? ये हम मान के ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, और ये देखना है क्या b का रिलेशन a से है। ठीक, तो इसको जब हम यहाँ पे a रिलेटेड टू b लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? b रिलेटेड टू। इसी को जरा पलट के लिख लीजिए, तो ये b रिलेटेड a इज इक्वल टू आ गया a की पावर b। ठीक है, b की पावर a इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b का रिलेशन किससे? a से है। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये देख लेते हैं क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी कि a का रिलेशन अगर b से है, b का रिलेशन अगर c से है, तो क्या a और c में हमें रिलेशन मिलता है? a रिलेटेड टू c है, ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि a की पावर b इक्वल टू क्या है? b की पावर a। ठीक है, a रिलेटेड टू b है, और क्या है? b रिलेटेड टू c है। ठीक है, अगर b रिलेटेड c है इसका मतलब क्या हुआ कि b की पावर c इक्वल टू c की पावर b, ये मिल जाएगा, है ना? अगर b रिलेटेड है c की। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? इन्हीं से ये चेक करना है कि a और c का भी क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो b हमारे पास कॉमन है, तो b को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर a का रिलेशन b से है तो हम यहाँ से अगर b अगर निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ से b को अगर निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? a की पावर b बाई a। ठीक है, और यहाँ से अगर b को निकालेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ठीक, c की पावर b बाई सी। क्लियर? और ये दोनों क्या है? इक्वल ही है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो a की पावर b बाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c की पावर
बी अपॉन सी, ठीक है। दोनों तरफ पावर अगर 1/b हम ले लेंगे तो ये ए की पावर 1/a इज इक्वल टू कितना होगा, सी की पावर 1/c, ठीक। इसे जनरली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसको लिखने का तरीका क्या, हाँ पावर अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए की पावर सी, ठीक है ना, यहाँ से इज इक्वल टू सी की पावर ए, ये मिल जाएगा। इसका मतलब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, यानी कि ए का रिलेशन सी से मिल रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। क्लियर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ हम पहले इसे कैलकुलेट कर लें और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो पहले दोनों को प्लस कर लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट ही। तो अगर हम देखिए कॉस ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स वाई करेंगे तो ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई आ जाएगा ना। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक। और इसको अगर लिखेंगे तो ये कि आपका क्या जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला अगर लगा देंगे कि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो ये होगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है, कॉस लॉग वाई माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन लॉग एक्स और साइन लॉग वाई, ठीक। इसको ब्रेक करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। हम ये देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपोजिट साइन के हैं, सिमिलर हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग वाई, यानी कि ये कितना हो गया, 2 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्स है और ये एफ वाई है, तो ये मिल गया एफ एक्स एफ वाई, यानी कि 2 टाइम्स एफ एक्स एफ वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इफ अ फंक्शन दिस, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसका हमें एफ इनवर्स, चलिए फटाक से देखते हैं। हमने कल बताया था कि इसको ये सिंबल याद रखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया है। तो पहले हम इसे प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन में माइनस 3x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, वही कल वाला ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको यहाँ ले जाएंगे विथ रिवर्स साइन के साथ, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ लिखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2, ठीक है। इसे थोड़ा सा असेंबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में, अच्छा नीचे माइनस, चलिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2, थोड़ा सा इसे हम ऐसे लिख लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज डिफाइंड ऑन रिलेशन डिफाइंड है, अच्छा फंक्शन डिफाइंड बाय द रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है। देन
वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, वो मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका क्या है, 3x-4 है, ठीक। तो हम लोग 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये 1 1 है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, या चाहे ऐसा भी कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 1 1 है, क्लियर। अब हम ऑन टू चेक कर लेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शन रेशनल नंबर है, ठीक। कल हमने एक बताया था कि अगर लीनियर अगर फंक्शन आपको दिख जाता है तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक। लेकिन वो सभी के लिए नहीं होता है, ऐसा सिर्फ हमें देखना होता है कि वो डोमेन क्या है, ठीक, ठीक है ना। तो अगर हमारा रियल टू रियल होता है, ठीक, तब तो वो हो जाता है, या रेशनल टू रेशनल होता है तो भी हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर नहीं होता है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर कंडीशंस आ जाती है, ठीक। तो एक्चुअली अगर हम ये अपना जो है कहते हैं कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे कि अगर लीनियर है तो किस कंडीशन में वो, किस टाइम, तो वो जैसे एग्ज़ाम में आ गया और आप तुरंत जो है कहते हैं आपको दिख गया कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, तो तुरंत पहचान जाएंगे। अदरवाइज फिर लॉन्ग प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो y इक्वल टू आप क्या निकालेंगे, 3x-4, और यहाँ से x को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y+4/3, ठीक है। अब यहाँ y रेशनल नंबर है, तो कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो हमें रेशनल मिल ही जाएगा, तो ये ऑन टू तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये दिमाग में बैठाए रखेंगे कि हाँ ये क्या नाम है, लीनियर होता है रेशनल में चाहे रियल नंबर में, तो वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे हमें देख के ही पता चल जाएगा, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इतना टाइम एग्ज़ाम में बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 1 ऑन टू मैपिंग, दैट इज द सी आंसर, इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जीआईसी में आया हुआ है, एलटी 2018 का क्वेश्चन है कि ए फंक्शन डिफाइंड है x² + x, देन एफ इज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस, बस 2x ही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे x वैल्यू मतलब पता करनी पड़ेगी, तो ये तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या, कहाँ पे चलना पड़ेगा, या तो हम क्या नाम है इसको ग्राफ से करें, ठीक है। ग्राफ से करने का क्या ट्रिक रहेगा कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इसका कांस्टेंट कैसा है, इसका कांस्टेंट है पॉजिटिव, यानी कि a> 0 है, ठीक है। तो जो आपका जो ग्राफ बनेगा जो है, तो ये क्या है आपका पैराबोला, ठीक है। पैराबोला है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस को कॉमन लेंगे तो x+1 लिखेंगे, तो ये 0 अगर आप करते हैं, एफ एक्स को अगर आप 0 करते हैं तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, -1, यानी कि आपको जो पैराबोला का ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये कौन सा फॉर्म बनाएगा आपका, ये पैराबोला बनाएगा, ठीक। जो पैराबोला बनेगा, पैराबोला में भी ये कहाँ पे कट कर रहा है, 0 और -1 पे, क्लियर है। तो ये मान लीजिए आपका -1 हो गया और ये यहाँ पे 0, यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा, ठीक। अगर आपने ग्राफ बना लिया, अगर आपने ग्राफ बना लिया, तो 1 1 के लिए क्या बताया था कि यदि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो और एक पॉइंट पे अगर कट करता है तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट कट कर रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है, तो नो 1 1, ठीक है ना, 1 1 नहीं है। तो अब आप ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ अगर क्लियर है तो ग्राफ से आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे पूरे वाई एक्सिस पे इसका ग्राफ फैला हुआ है क्या। अगर आप देखेंगे तो पूरे वाई एक्सिस पे पूरा ग्राफ है ही नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, पूरे का पूरा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाई एक्सिस पे आपका पूरा ग्राफ जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है, न तो ऑन टू है न तो 1 1 है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्लियर है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो
जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के हम हमारे दिमाग में क्लिक करेगा और वैसा ही हम कर पाएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें प्रॉपर तरीका जरूरी नहीं हर जगह प्रॉपर तरीके से ही करें, हर जगह प्रॉपर तरीका करने बैठेंगे तो फिर तब तो हो चुका फिर, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपने कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे ताकि जो है क्वेश्चन को हम कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर टू सेट ए एंड बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू, देखिए भी आसान क्वेश्चन ही है। इसको करने के लिए देखिए हमने आपको बताया, अगर बहुत ही श्योर एकदम बिना कन्फ्यूजन के और बिना जो है कहते हैं गलती के इसको आप 100% राइट करना चाहते हो तो बस सिंपली आप क्या कर लिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 मान लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा और गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। 2 3 4 ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, पहले ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा, ठीक। हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। अब ए माइनस बी करें, यानी ए के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, जो इस वाले में ना हो। तो ए का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, इसमें आपका सिर्फ 1 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2 3 नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो पूरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 3 आएगा। क्लियर है, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 2 3 आएगा। अब देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो है इंटरसेक्शन अगर आप ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3। तो आंसर आपको कौन सा मिल रहा है, यही मिल रहा है, ठीक है। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत आपका बहुत जल्दी आपका, हमें लगता है विद इन 30 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चले, और जिनको पता है कि हाँ भाई ए माइनस बी इक्वल टी होता है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप तुरंत ही क्लिक हो गया फिर। चलिए आगे देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, ये रिलेशन दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, क्या चीज़ है ये। तो इसको करने के लिए हम देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया ए रिलेटेड टू ए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और ये आ गया 0, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1/2। क्या ये फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक। सेकंड हम देखते हैं क्या ये भी है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो क्या बी रिलेटेड टू ए भी देता है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम, चूंकि ये मॉड के अंदर है, मॉडल्स के अंदर है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, और ये वैल्यू आराम से लेस देन वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए अगर बी से रिलेटेड, हमारे पास ये कंडीशंस पहले से ही हो जाती हैं, ठीक है ना। प्लस बी रिलेटेड टू सी है, तब हमें क्या मिलना चाहिए कि ए का रिलेशन सी से आएगा यहाँ, ठीक। चलिए चीज़ चेक कर लेते हैं। तो हम पहले अगर हम ए अगर रिलेटेड टू बी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड में, ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक। बी रिलेटेड टू सी है तो बी माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक। अब ये देखना है कि ये क्या ये हमारा ये चीज़ मिलता है, ठीक। हम एक चीज़ लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। देखिए ये ए और सी ही लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए माइनस सी ही बच जाएगा, ठीक। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और एक इनइक्वालिटी होती है, उस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, शायद से कहते हैं इसको, और इनइक्वालिटी हाँ यूज़ करेंगे। तो ए माइनस बी मॉड में और प्लस सॉरी बी माइनस सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो मॉड में क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, ठीक। अब ये देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो हमें 1/2 तो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये फेल कर गया, तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फाइनाइट सेट एस हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बाइनरी
विच आर पॉसिबल ओवर इट विल बी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर बाइनरी ऑपरेशन से पूछ रहा है तो n की पावर n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो n की पावर n स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है, n की पावर n स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू जी एक्स है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है, देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, तो हम इसी को लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि, और जी डैश एक्स, हाँ इसका डबल डैश निकाल लो, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा। ठीक, और जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये चीज़ अगर आ गई है तो आप यहाँ पे ये देखिए, एक्स को अगर हम रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर से तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर कर लीजिए, एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ, यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। x माइनस वाई निकालिए, यानी x के वो एलिमेंट जो y में ना हो। देखिए कौन सा एलिमेंट है जो y में नहीं है, 2। ठीक है, तो ये इसका कितना हो गया, 2। देखिए हम यहीं से लिख देंगे तो 2, क्या 2 इज नॉट, अगर ये मतलब ये x माइनस वाई क्या है, नॉट एम्प्टी, बट इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट एम्प्टी है, तो ये सही हो गया ना। हमें क्या निकालना है, फॉल्स निकालना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए y माइनस जेड, तो y के एलिमेंट y में देखना जो y माइनस जेड, जेड में ना हो, y के एलिमेंट जो जेड में ना हो, तो 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो 3 और 4 दो एलिमेंट आ गए, 3,4। ठीक है, ये भी इसमें आ रहा है तो ये भी नॉन एम्प्टी हो रहा है, तो ये भी सही हो रहा है। ठीक है, अब जेड माइनस जेड के वो एलिमेंट जो एक्स में ना हो, 2 5 5 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो ये भी सही हो रहा है। क्लियर है, तो ये भी सही हो रहा है, तो यही गलत होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब वहाँ पे तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके सही हो चुके हैं, तो गलत कौन सा होगा, यही वाला गलत होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए एक्स माइनस वाई आपका कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, तो 2 माइनस जेड, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस जेड मतलब इसका वो एलिमेंट जो यहाँ पे ना हो। तो देखिए क्या 2 जेड में 2 के अलावा 2 तो है, और कोई एलिमेंट तो है नहीं, और कोई एलिमेंट है क्या, इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे ना हो, तो 2 है तो 2 यहाँ भी है, लेकिन और कोई एलिमेंट तो इसके अलावा है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, 5, ये 5 होना चाहिए था, क्योंकि कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। जब एलिमेंट मिल नहीं रहा है तो ये 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये नॉन एम्प्टी है, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है a इक्वल टू 2b, देन आर इनवर्स इज, हमें आर इनवर्स निकालना है। तो ठीक है, a इक्वल टू 2b है, इसका मतलब अगर ए बी हम लिख रहे हैं तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, b, यही तो लिखेंगे ना। ठीक है ना, तो हमारे पास सेट क्या क्या बनेगा, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1, यही बनेगा ना, 2 1। फिर उसके बाद क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखा तो 4 हो गया। ठीक है, अब ये 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे अब हमारे पास एलिमेंट मिलते जाएंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, आर इनवर्स निकालना है, यानी कि इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना तो इनको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, तो 1 2 हो गया। ठीक है, 2 4 हो गया, 3 6 हो गया। इस तरह से हमें एलिमेंट आर इनवर्स से मिलेंगे। ये आपका आर इनवर्स है और ये आपका आर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मिल रहा है हमें, 1 2 2 4 3 6, यही वाला मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ दिस एंड दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम x को कैलकुलेट कर लें पहले। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना जगह 4 माइनस 3,
1 1 माइनस 1 0, ठीक। फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 4 4 4 जा 16, 16 कितना हो गया 16 माइनस 2 रखा है ना, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया अभी 10 और 9, ठीक है। अगला अगर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 के बाद 2 रखना है ना, सॉरी 3 रखना है, 1 2 तो रख दिया, 3 रखना है, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 64 माइनस 9 माइनस 1, ठीक। ये आपका हो गया 9 और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 3 3 जा 9, 9 1 10, तो ये 54 हो गया, ये कितना हो गया 54, ठीक है। इसी तरह से हमें एलिमेंट मिलेंगे आगे। और y इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 सॉरी 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद कितना रखेंगे 2 रखिए, 2 रखने पे आ जाएगा 9, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एलिमेंट आ गए हैं। अच्छा उसके बाद अगर रखना चाहेंगे तो 3 रखेंगे तो 2 नॉट 9 2 जा 18, ठीक है। अच्छा ये 9 की टेबल ही बन रही है 27, 4 रखेंगे तो ना, ठीक है 27, फिर नेक्स्ट है आपका 54 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ऐसे आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें पूछ रहा है कि ये क्या बराबर बराबर तो है नहीं, क्या एक्स वाई का सबसेट है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक्स कंटेनिंग वाई, वाई कंटेनिंग एक्स, ऐसा कुछ है। तो ये देखने में आ रहा है कि ये जो एक्स है वो कहाँ पे है, वाई में है, यानी कि एक्स कंटेनिंग वाई, क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। तो एक्स कंटेनिंग वाई मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे का है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट अ मैपिंग इफ इट इज डिफाइंड बाय। अच्छा ये फंक्शन दे रखा है, हमें कह रहा है कि ये मैपिंग है या नहीं, ठीक है। ये डिफाइन कर रहा है कि देखिए आर टू आर एक मैपिंग है, और कह रहा है कि ये मैपिंग है भी या नहीं, मैपिंग यानी कि वो फंक्शन है भी कि नहीं, हमें ये क्लियर करने के लिए कह रहा है कि वो फंक्शन है या नहीं, यानी हमें वो चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम हमारे पास क्या रूल्स है, देखिए किसी भी अगर मैपिंग किसी अगर कोई भी जो इक्वेशन है कुछ भी अगर दिया होता है, अगर वो आपका फंक्शन है तो क्या होता है, देखिए ग्राफ से समझ लेते हैं कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो उसको एक बार कट कर देता है, एक बार अगर कट कर देता है तो वो फंक्शन होता है, ठीक है। एक बार अगर कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस देखिए 1 1 के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, 1 1 के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो फंक्शन के लिए हमें चेक करना होता है तो पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर वो एक बार कट कर देता है तो फंक्शन को, तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ ये भी कट कर रहा है, e की पावर x है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ये भी ऐसे ही कट कर रहा है, ये भी फंक्शन है। क्या फंक्शन तो सभी हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, हाँ फंक्शन तो सभी हैं, फिर डोमेन चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। लेट आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर देन, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, हमें डोमेन और कोडोमेन चेक करना पड़ेगा फंक्शन होने के लिए, कि क्या वो उस डोमेन में या कोडोमेन में फंक्शन डिफाइंड भी है कि नहीं, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, तो ठीक है। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ ये भी लग जाता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा ये समझ में तो आ रहा है कि सारे फंक्शन ही हैं, लेकिन जिस डोमेन में कह रहा है उस डोमेन में है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो e की पावर x है, साइन एक्स एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स को देख लेते हैं कि लॉग एक्स 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड होता है, ठीक है। जो लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है,
लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। ये 0 से इन्फिनिटी में ही डिफाइंड होता है, लेकिन देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक में तो इधर होता ही है, यानी कि इधर तो पूरा आपका आर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से डिपेंड होता है, इसका डोमेन कितना होता है, जीरो से लेकर के आर तक होता है इस एफ का, यानी कि एफ इक्वल टू लॉग एक्स। यानी जो लॉग एक्स जो डिफाइंड होता है वो डोमेन उसका कितना होता है, ये होता है, इसको हम लोग आर प्लस भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। तो ये चीज़ ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, गलत करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो सभी दिख रहे हैं, ग्राफ से तो फंक्शन सभी दिख रहा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डोमेन, किस डोमेन वो डिफाइंड है भी कि नहीं। तो यहाँ पे जो लॉग एक्स है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लॉग एक्स डिफाइंड होता है 0 से इन्फिनिटी में, इसलिए लॉग एक्स जो है यहाँ पर मैपिंग नहीं है। क्लियर है, तो ये यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका ई दे रखा है, एफ दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ। ई से एफ में हमें ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करना चाहिए। ये मान लेते एम है और इसे मान लेते एन है, ठीक। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, समेसन आर इज इक्वल टू 0 टू एन, ठीक है, -1 की पावर एन माइनस आर, एन सी आर, आर की पावर एम। ये फार्मूला होता है, ये नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो -1 की पावर कितना है आपका, एन की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 0, ठीक। और एन की वैल्यू है 2c, और आर की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हो गया, ठीक है। और एन सी आर हो गया, फिर आर की पावर यानी कि 0 की पावर m यानी कि 4, ठीक। फिर प्लस -1 की पावर 2 माइनस 1, अब आर की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है। और 2c1 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 2c2 और 2 की पावर 4, ये किया। इसके बाद तो जाएगा नहीं, ठीक। यहाँ पे देखेंगे वाला 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 1, यानी कि ये माइनस हो गया, 2c1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये और 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो ये सिर्फ -2 बचा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखेंगे तो ये 0 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। 2 माइनस 2 0 हो गया, समथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1, और 2 से t की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो यानी यहाँ पे 2 की पावर 4 बचेगा। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए सबको, जब सबको ऐड करेंगे तो 16 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर इज क्लियर। तो क्लियर है ये। तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यही एक ऐसा फार्मूला जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे फार्मूले इजी इजी हैं तो याद हो जाता है, ये भी याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द रियल लाइन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट एस एंड टी ऑन द प्लेन आर क्रॉस आर, ठीक है। एस एंड टी ले रखे हैं, एस आपका डिफाइंड है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जब जो है x जो है 0 से 2 के बीच में है, एंड y आपका है x माइनस वाई है और इंटीजर है। तो हमें क्या दिखाना है, अच्छा इक्विवेलेंस दिखाना है कि दोनों इक्विवेलेंस है या नहीं। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेने क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करेंगे इसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अलग अलग लिख लेते हैं। एक तो है y इक्वल टू आपके पास x प्लस 1, ठीक है। x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में, ठीक। क्या ये देख लेते हैं ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या कहता है, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ठीक है। मानिए x रिलेटेड टू x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक। तो हमें यहाँ x की कोई वैल्यू फाइंड होगी ही नहीं, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, तो इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक। तो एस इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। तो टी को चेक कर लेते हैं कि टी जो है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो टी के लिए आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू, अच्छा x माइनस वाई आपका क्या दे रहा है, इंटीजर है, ठीक, इंटीजर दे रहा है। तो आप कोई भी दो नंबर लेंगे वो आपको क्या, उसका डिफरेंस क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, क्लियर है। तो यानी कि अगर आप
x रिलेटेड टू x करेंगे तो x माइनस एक्स क्या मिलेगा, 0, इंटीजर हो गया। ठीक है, अगर x का रिलेशन y है तो y का रिलेशन क्या x से होगा, ऐसा देख लेते हैं। यानी कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है, क्या y माइनस एक्स इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में आपके प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर दोनों आते हैं, तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर दिया नहीं कि आपका प्लस इंटीजर है या माइनस इंटीजर, टोटल इंटीजर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी इंटीजर में ही आ जाएगा। यानी कि जो इंटीजर होगा आपका वो कितना आ जाएगा, माइनस वैल्यू आएगी, जीरो आ जाएगी, प्लस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इन सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, x रिलेटेड टू z मिलना चाहिए, यानी कि इंटीजर ही मिलना चाहिए अगर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। ठीक, और y माइनस जेड क्या होगा, इंटीजर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इंटीजर है, तो अब इसे आप ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x माइनस जेड आ जाएगा ना, और x माइनस जेड क्या बचेगा, आप ऐड करेंगे इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है, तो इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब x माइनस जेड क्या है आपका, इंटीजर, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव ही हो गया। इसका मतलब t आपका इक्विवेलेंस हो गया, t आपका क्या है, इक्विवेलेंस हो गया, और s क्या है, नॉट इक्विवेलेंस है। ठीक, तो देख लेते हैं s, हाँ, t is equivalence but s is not, d ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम कोई फंक्शन अगर x है, ठीक है, एफ एक्स है, उसमें यदि हम माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है, और माइनस ये मिल जाता है, माइनस एक्स रखने पे हमें, सॉरी एफ एक्स ही मिल जाए, माइनस एक्स रखने पे हमें क्या मिल जाए, प्लस एफ एक्स मिल जाए, तो हमें हम वो फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है। वो फंक्शन क्या होता है, इवन। लेकिन यदि माइनस एक्स रखने के बाद अगर वो जो है आपका निगेटिव आ जाता है, माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो और क्या होता है, ऑड होता है। मतलब माइनस रखने के बाद वो अपना नेचर चेंज कर देता है, प्लस से माइनस हो जाता है तो ऑड होता है, अगर प्लस और जैसा ही फंक्शन रहता है वो वैसा ही अगर रहता है तो वो आपका कैसा हो जाता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं तो cos x है, cos x में अगर आप x को कुछ भी रखिए नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको क्या दे देगा, वापस cos x ही दे देगा। ठीक है, तो cos x का क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, जबकि sin x क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है आपका, माइनस साइन एक्स आ जाता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स आपका कॉस एक्स ही होता है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा फंक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से ही। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप पहले रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक, यहाँ पर आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है ना, अपॉन में वन माइनस ए की पावर एक्स, कुछ ऐसा आएगा। जब आप इसे लिखेंगे माइनस को बाहर लेंगे तो ये वैसा ही आ जाएगा जैसा लिखा हुआ है, बट एक माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस वन। तो हमें ऑप्शन में ये तो कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब अगर सेकेंड ऑप्शन में ये तो इसका नेचर बदल रहा है, तो ये इवन फंक्शन तो नहीं है। ठीक, सेकंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स रख करके, तो यहाँ से तो एक माइनस वन आएगा बाहर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस रख देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस मैनेज हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा फंक्शन आपका क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जब हम इसे सॉल्व किए तो एक माइनस आ रहा है बाहर, ठीक है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस इसकी वजह से ही आएगा बाहर। ठीक, और चूंकि यहाँ पे x ऑलरेडी बाहर है, जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे भी तो माइनस एक्स रखेंगे ना। ठीक है ना, तो माइनस एक्स यहाँ से आगे, एक माइनस यहाँ से मिल गया, एक माइनस यहाँ से बाहर आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन है। क्लियर, ये वाला फंक्शन आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक ही आप सॉल्व करके उससे आप समझ सकते हैं, बार बार आपको सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी क्यू आर द थ्री सेट्स
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, तो P को मान लीजिए आप जो 1 2 3 और Q को मान लीजिए 2 3 4 और R को मान लीजिए आप 3 4 5। ठीक, और वैल्यू हम यहीं पे लिखते चलेंगे ताकि जो है कहते हैं ज़्यादा लिखना ना पड़े और क्वेश्चन जल्दी हम कर पाएँ। ठीक है, तो Q इंटरसेक्शन R, Q इंटरसेक्शन R क्या हो जाएगा 3 4। कितना हो गया 3 4। ठीक, और इसका यूनियन लेना है P से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो आपका ये वाला टर्म है ये कितना जा रहा है 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए P यूनियन Q कितना आ जाएगा, P यूनियन Q 1 2 3 4 आ जाएगा 1 2 3 4। और इसका इंटरसेक्शन लेना है P। अच्छा चलिए पहले P इंटरसेक्शन R लेंगे। P इंटरसेक्शन R, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 1 2 3 है 3 4 तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। क्या ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा करेक्ट चूज करना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q यूनियन R लिखा हुआ है, तो Q यूनियन R कैसे निकलेगा, Q यूनियन R आपका हो गया 2 3 4 5। ये कितना आ गया आपका 2 3 4 5। ठीक, और इसका इंटरसेक्शन लेना है P से, इसका इंटरसेक्शन लेना है P से, तो P में है आपका 2 3। ठीक है ना, 2 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 3। इसको चेक कर लीजिए P यूनियन Q 1 2 3 4। P यूनियन R कितना आ जाएगा, P यूनियन R कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। P यूनियन R कितना गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 से लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 3 मिल रहा है, यहाँ पे 2 3 1 2 3 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। अगला आंसर देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा सही होगा, क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर हमने पहले निकाल रखा है। एक सेकेंड कैमरा, हाँ तो क्यू इंटरसेक्शन आर, तो क्यू इंटरसेक्शन आर कितना है 34। ठीक है, और इसके साथ पी का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, पी यूनियन क्यू यूनियन, हाँ ठीक है वही है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है 1 2 3 4, पी यूनियन क्यू 1 2 3 4। पी यूनियन आर कितना है, पी यूनियन आर तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। कितना आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ आपको कितना मिल रहा है 1 2 3 4। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन चॉइस है तो एक सही मिल गया तो वही सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इफ सेट ए हैज पी एलिमेंट एंड सेट बी हैज क्यू एलिमेंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी के इसके पास सॉरी पी है, इसके पास क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पी इंटू क्यू। कितने होंगे पी इंटू क्यू, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जितना अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पी एंड क्यू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये होता क्या है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको डिमॉर्गन लॉ से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो दोनों मेथड है आपके साथ, जो आप जैसा आपको सुविधा पड़े। ये इजी है थोड़ा सा क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन भी हम यहीं पे लिख लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा 1 3 6 है और ये 5 6 है तो 6 ही आ गया। ठीक है, ए और बी में इंटरसेक्शन निकालना ही आ गया। अब u माइनस लिखना है, तो u माइनस मतलब इसके वो एलिमेंट जो यहाँ पे ना हो,
तो इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ ना हो। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो यही एलिमेंट है, तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, जो यहाँ पे नहीं है। तो यही होता है डिफरेंस या माइनस जो भी आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। If two finite set have m and n element, the total number of subsets of the first set is 56। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हो चुका है। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई सेट होता है उसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, कोई सेट होता है a और b फाइनाइट सेट है, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें इसका जो सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 की पावर m। इसमें जो सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 की पावर m, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 की पावर m जो फर्स्ट सेट है वो कितना अधिक है सेकंड वाले से, 56, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 56। 56 को हमने 7 इंटू 8 में ब्रेक कर लिया, क्यों किया अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर n को कॉमन लेंगे, तो ये कितना 2 की पावर, अगर n कॉमन लेंगे तो ये 2 की पावर कितना बचेगा, m माइनस m, ठीक है ना, और माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 8 को पहले लिख लीजिए इसके लिए, ठीक है, ये 8 को लिख लिए और यहाँ पे लिख लिया आपका 8 माइनस 1 7, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये कंपेयर कर लिया, कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3, और m माइनस n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी कि m इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, यानी n की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 3, यानी कि 6,3, यानी कि b इज द राइट आंसर। क्लियर है, इस वजह से इसको इस तरह से लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। Given two sets A and B, the complement of set A is A, ठीक है, then A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो डिमावर थ्योरम से आप इसे कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था, इसका एक दो नियम होते हैं डिमावर लॉ के, सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ के, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उसे, यानी कि अगर A यूनियन B का इंटरसेक्शन है तो इसे हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो अंदर आता है और जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में चेंज होता है। इसका रिवर्स भी ऐसे डिमॉर्गन्स लॉ में ऐसे भी लिखते हैं, यदि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देख लीजिए कौन सा सही है, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 82 का आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ सेट A and B have 4 and 6 elements respectively, then what can be the maximum and minimum number of element in A cross B, ठीक है। ये सेट में कितने एलिमेंट है, 4 and 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बताया था, ठीक है, P इंटू क्यू, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक। तो यही मैक्सिमम, यही मिनिमम नंबर होगा, इससे कम ज़्यादा थोड़ी होंगे, ये तो टोटल नंबर है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम नंबर कितना होगा, 32, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला चल आगे देखते हैं। अगला है, ऑफ द मेंबर ऑफ 3 एथलेटिक टीम, ठीक है, 3 टीम है इन a स्कूल, 21 आर इन क्रिकेट टीम, 26 आर इन हॉकी टीम, 29 आर इन फुटबॉल टीम, ठीक। चलिए एक बार इसको ऐसे बना लेते हैं तो कंफ्यूजन होगा, एक टीम, 2 टीम और ये आपकी तीसरी टीम हो गई, ठीक। तो ये आपकी कितनी हो गई, ये कौन सी टीम है, क्रिकेट की मान लीजिए, ठीक है, और ये आपकी हॉकी की हो गई और ये आपकी फुटबॉल की हो गई। तो क्रिकेट में कितने हैं, 21, ठीक, हॉकी में कितने हैं, 26, और फुटबॉल में आपके हो गए 29, ठीक है ना।
आर इन 15। अमॉन्ग देम, इनमें से 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। 14 क्या करते हैं, प्ले करते हैं हॉकी एंड क्रिकेट। 14, ठीक, हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक है। और 15 आपका है हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल कितना है आपका, हॉकी एंड फुटबॉल कितना है आपका 15, ठीक है, 15 हो गए। 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट, चलिए यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गए। एंड 8 तीनों गेम खेलते हैं, 8, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन द 3 एथलेटिक टीम्स, अच्छा टोटल कितने नंबर हैं हमें ये निकालना है, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो तीनों में है वो कितने हैं, 8, ठीक। 14 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 6। और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4, ठीक है। तो ये वो ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और हॉकी खेलेंगे। ये वाले कैसे होंगे, जो हॉकी और सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, सिर्फ 7 होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये निकल गया। सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले इतने लोग हैं, ठीक। इसमें से ये माइनस करेंगे, सिर्फ क्रिकेट आ जाएगा। तो 21 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 6 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये माइनस कर लेंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 21 में से इतना माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 6 4 10 18, 18 और 3, ये कितने बच गए, 3, ठीक है। जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ हॉकी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 26 माइनस कर लेंगे। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, यहाँ से 6 माइनस करना पड़ेगा, प्लस 8 और प्लस 7, ठीक है, इनको अलग कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15, 15 और 8 कितना हो गया आपका, 15 और 8 हो गया आपका कितना हो गया ये 8, अच्छा सॉरी गलत जोड़ दिया आपका। 8 और 7 आपका हो गया 15, 15 प्लस 1 21, 21 26 माइनस 21 कितना हो गया आपका 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 5 बचा, जो सिर्फ आपका हॉकी खेलता है। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना कितना माइनस करेंगे बाकी सबको, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 8 4 12, 12 और आपका कितना होगा ये 4 12, 12 और 7 19, ठीक है ना। 29 29 माइनस 19 10, ठीक है, 10, ठीक। अब ये आपका आ गया 10। अब हमें निकालना है द टोटल नंबर मेंबर ऑफ इन द 3 एथलेटिक टीम। तो सबको अलग अलग हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या ऐड करेंगे, पहले तो जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं 3 हो गया, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं 5 हो गया, ठीक। और जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हो गए आपके पास 10। फिर जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, वो ऐसे कितने हैं, +6 +7 +4 फिर +8, जो तीनों खेलते हैं, ठीक है। ये एक एक गेम खेलने वाले हो गए, दो दो गेम खेलने, ये तीनों गेम खेलने वाले हो गए, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। और ये आपका 7 और 3 30 हो गया, ठीक, 30 हो गया, ये 30 हो गया, 38 हो गया, 38 और 5 कितना हो गया, 38 और 5 कितना हो गया आपका 38 और 5 43, ठीक है, 43 इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 2 3, और बी इज इक्वल टू ले लेंगे 2 3
4। ठीक, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो है आपका सिर्फ 1। ठीक, b माइनस बी के वो एलिमेंट जो a में ना हो वो आ जाएगा 4। ठीक है, दोनों का यूनियन अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,4। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, तो a माइनस बी आपका कितना है 1 यूनियन a, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ये इसके बराबर नहीं है भाई। ठीक है, बी माइनस ए आपका है कितना 4 यूनियन बी, यूनियन बी से आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 3 4, ये भी बराबर नहीं है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आएगा आपके पास, ए यूनियन बी 1 2 3 4। ठीक है ना, ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 4, और ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी आपका आ जाएगा 2 3। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 2 3। तो इसमें इसका वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है 1 और 4। ठीक है, जो इसमें नहीं है, तो 1,4 हो गया। ठीक, आपका आंसर मैच कर चुका है, तो यही आंसर आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, एक सेकेंड, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ और जी डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू जी इज इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी 2। तो इसे हमें क्या लिख सकते हैं, F2 प्लस G2। ठीक है ना, यही का मतलब हो गया। तो ये F2 कितना आ जाएगा 4, F2 कितना आ जाएगा 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस G2 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, टोटल आपका 10। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स देन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3, और y इज इक्वल टू ले लिया 2 3 4। ठीक, तो पहले तो हम x यूनियन y ले लें, x यूनियन y, x यूनियन y कितना होगा, सॉरी हाँ x यूनियन y ही ले लिया। ठीक है, x यूनियन y ये ले लेते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर एक और तरीका है इसका करने का। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, और या तो फिर हमें यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा और वहाँ से ये सब सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तब ये करेंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरीके से चलिए हम करके बता देते हैं आपको। ठीक, तो और क्योंकि हमें एक यहाँ पे u भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी आएगा ना। तो u इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि इसे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बल्कि वहाँ से जो डिमॉर्गन्स लॉ से करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो x से आपका क्या है y यूनियन x कितना आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट हम किससे लेंगे u से। ठीक है ना, तो u माइनस y यूनियन x करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना आपका u के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो u का एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 तक तो है, 5 और 6 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसका जो इंटरसेक्शन लेना है हमें, वो x से लेना है, तो x के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना, x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए 1 2 3 और 5 में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। इसको डिमॉर्गन्स लॉ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है x है और इंटरसेक्शन ले लिया, इसका जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इससे ऐसे लिख सकते हैं y और इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और एक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट, इसको एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट ये कर लीजिए, और इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख लेते हैं इसको इधर करके। तो ये चीज़ क्या होती है, फाई होती है। एक्स का एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, फाई मिल जाएगा। और फाई के साथ अगर वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से जी हम समझ सकते थे, मतलब जल्दी हो सकता था, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इजी ही है। चलिए आगे देखते हैं। If fx is equal to x power 3 minus this and this, then gx is equal to this is, हमें gx फाइंड करना है, हमें gx फाइंड करना है, ठीक है ना। तो fx क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यही आपका gx हो गया, ठीक। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है तो लगा देते हैं, तो x माइनस 3, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए बी, यानी कि 3x, ठीक। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो जी क्या आ जाएगा, x माइनस 3, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r इज द रिलेशन इन n, ठीक है ना। r जो है रिलेशन है नेचुरल नंबर में, ठीक। डिफाइंड एज ए बी इज इक्वल टू सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू है बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6, यानी कि बी की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो 7, 8, 9 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 6 रखना है। अगर हम 7 लेते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा ए की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, बी माइनस 2 यानी कि 5 आ जाएगी, 8 माइनस 2 यानी कि 6 आ जाएगी, ठीक है, 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगी, इसी तरह से आ जाएगी, ठीक। तो हम ए बी को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5, 7, ठीक है, 6, 8, ठीक है, 7, 9, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। देन 2, 4, देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, जबकि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी 7 से स्टार्ट होनी चाहिए, 7 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये वाला तो है नहीं, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है दोनों के बीच 2 का गैप है, ठीक है ना, 2 नंबर का गैप है, तो ये भी चीज़ देखना है। तो यहाँ 5 का गैप है तो ये भी नहीं है, यहाँ 6 to 8 ये हो सकता है और ये बिल्कुल नहीं है, तो यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक। तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी, देन द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अच्छा, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी देखनी है, तो पहले हम कम्यूटेटिविटी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी, यदि बी ऑपरेशन ए के बराबर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी को चेक कर लें कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या क्या है, 1 प्लस ए बी, ठीक है ना। क्या ये बराबर है बी ऑपरेशन ए के, जो एलिमेंट पहले आया है वो एलिमेंट हम पहले रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बी ऑपरेशन ए है, यानी कि बी पहले आया है, तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी ए, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा देखिए ये और ये यहाँ पे तो सेम आ रहा है, लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, कि यदि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, वो ऐसा है, ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर इसको छोड़ के अगर इसके साथ कम्यूट करके तब इसके साथ कम्यूट करे, सॉरी एसोसिएट करे, ठीक है, या पहले इसको छोड़ के इसके, क्या क्या इस कंडीशन में क्या एसोसिएटिव हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एसोसिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से कर लेते हैं। पहले हम इसी को चेक कर लें कि हमारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी कितना होगा, ठीक। तो देखिए चलिए पहले हम एक छोटा कर लेते हैं इसको, बी ऑपरेशन सी निकालते हैं। तो बी ऑपरेशन सी कितना आएगा हमारे पास, देखिए पहले बी आना है ना, ठीक है, तो 1
प्लस बी प्लस बी सी, ये हो गया। अब इस पे ऑपरेट लगाना है हमें ए का, तो ए का ऑपरेशन करना है बी ऑपरेशन सी के साथ। ठीक, अब हमारे पास देखिए ये पूरा एलिमेंट ये एज ए वन एलिमेंट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ए है हमारे पास, तो ए ऑपरेशन बी यूज करना है, तो 1 प्लस ए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आ गया है, प्लस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, 1 प्लस बी सी। ठीक है ना, ये आएगा। क्लियर, ये चीज़ आ रही है। इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ए आ जाएगा, ए प्लस ए 2a हो गया है ना, तो 1 प्लस 2a, ए प्लस ए 2a, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, प्लस ए बी प्लस ए बी सी। ठीक, ये चीज़ आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी निकालते हैं। ठीक, तो ए ऑपरेशन बी तो हमें पता ही है क्या है, वो दे रखा है, इसके साथ ऑपरेशन सी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये एज अ वन एलिमेंट आपका काम करेगा ये पूरा का पूरा। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है ना, पहले आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर फर्स्ट एलिमेंट लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, 1 प्लस ए बी, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, प्लस, फिर फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट ए प्लस ए बी, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है सी का। ठीक है ना, इसका क्लियर है। तो इसको इस तरह से करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये आता कितना है। ठीक, तो ये अगर आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है ना, ठीक, 2, और ये आपका आ जाएगा 2 तो हो गया। ठीक है, फिर ए, और कहीं ये आएगा नहीं। ठीक है, तो प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो ये इसके बराबर तो आया नहीं, नहीं आया ना। अगर नहीं आया तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये ना तो कम्यूटेटिव है ना तो एसोसिएटिव है, तो सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर है। तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आपका क्या होता है, कॉस एच एक्स, ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक, और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। भाई ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा और 2 ई की पावर एक्स आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा ई की पावर एक्स सिंपल। ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स आ जाएगी। ठीक, अगर ये ई की पावर एक्स आ गई तो एफ वाई क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई। ठीक है ना, तो विच ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लीजिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही फाइंड करने के लिए कह रहा है ऑप्शन से। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन, तो ये वाला राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स दिस इज डिफाइंड फॉर, अच्छा किसके लिए डिफाइंड है, मतलब डोमेन फाइंड करना है यहाँ पे, किस डोमेन के लिए ये डिफाइंड है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इसका डोमेन निकालने के लिए दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, उसको कंबाइन करने के लिए।
तो देखते हैं। तो इसको करने के लिए पहले ये देखेंगे, ये पहला जो फंक्शन है इसके अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वन अपॉन में लिखा होता तो इक्वलिटी हट जाती, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे इक्वल वन अपॉन नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है और साइन का है, तो ये वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच की होगी। तो इन दोनों को हम अलग अलग साइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसके बीच की वैल्यू होगी। ठीक, तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलिए। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो cos ऑफ साइन एक्स है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक, ये वैल्यू, जबकि हमें पता है कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स आपका होता है -1 और 1 के बीच का। ठीक, -1 से बीच का मतलब हो गया 1 से कम, 0 से बड़ा। लेकिन अगर ये -1 होगा यानी कि निगेटिव वैल्यू होगी, तो अगर उसके ऊपर कॉस लगा है तो ये उसे क्या कर देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ -x क्या होता है, x होता है। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना, मतलब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं रही, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं रही। ठीक है, तो ये आपका क्या दे देगा, पूरा जो डोमेन वो क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर होता है। इसका डोमेन कितना क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं, अगर इसको D1 लिखते हैं तो D1 आपका क्या हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है आपका, 1 + x का स्क्वायर 2x, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 + x² अपॉन में 2x, ये लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² अपॉन 2x का मॉडल्स लगा लीजिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, इसको भी यही लिखते हैं। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + x², ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस है, तो मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क केवल सिर्फ यहाँ पर पड़ेगा, तो उसको मॉड में रखा हुआ है। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x², देखिए कैसे लिख रहे हैं, x² -2 मॉड x, ठीक, -2 मॉड x +1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका x, यानी कि मॉड x। ठीक है, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड x, स्क्वायर है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चाहे जैसे लिख लीजिए। तो मॉड x -1 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी कि जो मॉड x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी +-1 अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे। ठीक है ना, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी दो वैल्यू आ गई, एक +1 आ गई, एक -1 आ गई, ये आपका D2 हो गया। ठीक है, और ये पूरा आपका रियल नंबर है, रियल लाइन में आ गया। और वहाँ आपको किससे इंटरसेक्शन लेना है, दो नंबर से, कौन सा, एक -1 और एक 1 से। ठीक, तो जो आपका x बिलोंग करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ दो नंबर होगा, यानी कि x बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच। ठीक है ना, ये वाला, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है, इफ P एंड Q आर टू सेट सच दैट P यूनियन Q इक्वल टू क्या है, P ही है। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, ये भी आसान क्वेश्चन ही है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो, अगर देखिए P यूनियन Q आपका P है तो इंटरसेक्शन Q होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसे आपको एग्जांपल से क्लियर करके दिखा देंगे कि अगर मान लीजिए P इक्वल टू है आपका 1 2 3, ठीक, और Q इक्वल टू आपको लेना है 1 2 3 और 4, ये ले लिया। ठीक है, तो अगर P यूनियन Q किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि इसका जो यूनियन है 1 2 3 यहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 4 तो नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो Q होगा, Q
क्यूब की जगह क्यू को हम सिर्फ क्या ले सकते हैं 2,3 ले सकते हैं, ठीक। ताकि अगर हम P यूनियन Q निकालें तो हमें क्या मिल जाए 1 2 3 मिल जाए, और ये किसके बराबर है P के। ये कंडीशन फुलफिल तो करानी पड़ेगी ना, तो इसलिए इसे कराया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि P इंटरसेक्शन Q क्या आता है। P इंटरसेक्शन Q क्या आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,3, ठीक। और 2,3 क्या होता है, 2,3 क्या है Q ही तो है, ठीक है। ये क्या है आपका Q ही है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा ठीक, यानी कि ये आपको दे रखा है कि जी एफ एक्स दे रखा है मॉड साइन एक्स, ठीक। और एफ जी एक्स आपको दे रखा है साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड करना है एफ एक्स जी एक्स अलग अलग। तो ये देखिए इसे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन इसको इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जी एफ एक्स, ठीक है ना, मॉडुलस आ रहा है, तो मॉडुलस में देखिए सिर्फ आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन है जो यहाँ पे मॉड में है, तो पहले हम इसी को चेक कर लें, ठीक। तो जी एफ एक्स अगर निकालेंगे तो देखिए कितना जाएगा यहाँ से, कौन से ऑप्शन से, इस बी ऑप्शन से। तो जी में एफ एक्स रखना है, यानी यहाँ पे एफ एक्स रखना है, यानी यहाँ एफ एक्स रखना है एक्स में, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, यानी कि ये कितना हो गया मॉड साइन एक्स। एक तो मिल गया, क्या अब एफ जी एक्स भी हमें वही मिलेगा, ये चेक करना पड़ेगा ना। तो अब एफ में जी एक्स रखना है, यानी यहाँ जी एक्स रखना है, यानी यहाँ साइन में एक्स में जी एक्स रखना है, ठीक है ना। तो और एक्स हमारे पास जी एक्स कितना है मॉड एक्स है, तो साइन मॉड एक्स हो गया, है ना। ये कितना हो गया साइन मॉड एक्स। तो ये तो सही नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा है, ठीक। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये जो ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे थे वो बी को चेक कर रहे थे, तो बी तो नहीं है, ठीक है। चलिए ए को चेक कर लेते हैं, ठीक। तो जी एफ एक्स फॉर ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। जी एफ एक्स कितना आएगा, यानी कि जी में एफ एक्स रखना है, यहाँ पे एफ एक्स रखना है, यानी यहाँ क्या रखना है एफ एक्स रखना है, यानी अंडर रूट के अंदर एफ एक्स रखना है। अंडर रूट के अंदर एफ एक्स अगर रखेंगे, एफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या जाएगा मॉड साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा मॉड साइन एक्स, ठीक। अच्छा, एक चीज़ तो मिल गई, दूसरा आपका देखना है क्या एफ जी एक्स मिलेगा क्या, ठीक है। तो एफ जी एक्स अगर आप निकालेंगे तो एफ में जी एक्स रखना है, यानी यहाँ जी एक्स रखना है, यहाँ जी एक्स रखना है, और जी एक्स क्या है अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, देन वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यदि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर रखते हैं एफ एक्स में, ठीक है, और वो एफ एक्स ही आ जाता है तो वो इवन होता है, ठीक है। और माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस लगा हुआ है, तो आप अगर आप माइनस एक्स रखेंगे तो ये आपको क्या बना देगा पॉजिटिव ही रहने देगा, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन वैसे भी cos x की इवन इवन होता ही है, ये आपका इवन हो गया। साइन एक्स पे डाउट होता है, लेकिन साइन एक्स पे क्या होता है आपका, यहाँ x को माइनस अगर रखेंगे तो मॉडुलस अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देगा उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव करते ही वो आपको क्या बना देगा इवन फंक्शन बना देगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ये आपका एफ एंड जी बोथ आर इवन फंक्शन, ठीक। तो ये आपका दोनों इवन फंक्शन हो गया। क्लियर है।
चलिए अगला देखते हैं। fx is equal to x and gx is equal to mod x for all x, then the value of phi x satisfying this will be। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर इसको ऐसे करना चाहे, देखिए एफ एक्स फाइव एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग जीरो होंगे तभी जीरो होना है। ठीक है, इसका मतलब फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाइव एक्स है हमारा, फाइव एक्स है वो किसके किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया, और एफ एक्स के बराबर हो गया जी एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है, हमें ऑप्शन, अब आप ऑप्शन पे आ जाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। अच्छा देखिए एफ एक्स, अगर एक्स एक्स क्या है, प्लस है, जी एक्स इज इक्वल मॉड एक्स, ये आपका प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्यों, एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेस देन जीरो तो माइनस एक्स होगा। तो एक कंडीशन हमें ये मिल गई कि ये बराबर जब ही होगा जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो के लिए, यानी अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये मॉड x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि जी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये तो नहीं होना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका लेट ए बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड। ठीक है, नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है ए टू बी सच दैट ए डिवाइड बी। ठीक, देन आर इज, ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी, ये हमें चेक करनी है। हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक, जो रिलेशन है। तो ए डिवाइड बी, तो अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ए रिलेटेड टू ए होगा। ठीक है, ए रिलेटेड ए का मतलब ए डिवाइड ए डिवाइड ए ऐसे लिख लेते हैं, ए डिवाइड ए करेगा करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड बी करता है, तो क्या हमें बी रिलेटेड टू ए मिलेगा, यानी कि बी ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं मिलेगा ना, जैसे अगर टू अगर डिवाइड कर रहा है फोर को, ठीक है, तो क्या फोर डिवाइड करेगा टू को, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका सिमेट्रिसिटी नहीं होगी, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, सिमेट्री नहीं होगी, सिमेट्रिसिटी नहीं होगी। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं कि अगर ए रिलेटेड, ए अगर डिवाइड करता है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो क्या हमें ए का रिलेशन सी से मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, यानी कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है, और बी डिवाइड कर रहा है सी को। ठीक, तो क्या ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी हो जाएगा, ए डिवाइड सी, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमें क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, हाँ सिमेट्रिक नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ R is a relation, if R is a relation on a set of natural number n, ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर n पर, डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x, अच्छा 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, देन R इज। तो उस रिलेशन के बारे में रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव होगा तो ए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस एक्स इक्वल टू 41 होना चाहिए। इसका मतलब 3x इक्वल टू 41 होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 41/3। क्या ये नेचुरल नंबर है, नो, दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं, तो x अगर y से रिलेट कर मतलब अगर है
ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। क्या y का रिलेशन x से है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं मिलेगा हमें, किसी भी कोई भी हिसाब किताब लगा लें, किसी भी जोड़ तोड़ कर लें, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर x रिलेशन का y से, तो y का हमें x से रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। अगर यानी कि x का रिलेशन किससे है, y से है, ठीक है, y का रिलेशन z से है, तो हमें किसका रिलेशन किससे मिलना चाहिए, x का रिलेशन z से मिलना चाहिए, ठीक। यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 41 है, ठीक है। 2y प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 41 है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, 2x, हमें क्या मिलना चाहिए, 2x प्लस जेड इक्वल टू 41, ठीक। तो देखते हैं, तो ये चीज़ होना चाहिए। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस वाई वाई, हाँ, 2x प्लस 2y और y प्लस जेड इक्वल टू 41 तो नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका 2x और प्लस वाई प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है, 2x प्लस वाई, और ये कितना हो गया आपका, हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, ठीक है, y को एलिमिनेट कर, x और z का रिलेशन करना है, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 82, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, तो अब माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4x और 2y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जेड, ठीक है, और इक्वल टू कितना मिल जाएगा 80, फिर से हमें 41 मिल जाएगा, तो वो मिला नहीं, x और z का रिलेशन उस टाइप का, यानी कि 2x प्लस जेड इक्वल टू 41 मिलना चाहिए, वो मिला नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कोई सा भी इसमें कोई रिलेशन नहीं, तो नॉन ऑफ दिस द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है। तो अब ऑन टू के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ऑन टू का अगर फंक्शन है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आर इक्वल टू 0 टू, अगर m से लेकर के n तक होता है तो 0 से लेके n, ठीक, और -1 की पावर कितना होता है, n माइनस आर, एन सी आर, और r की पावर m, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। जब m और n डिफरेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर जो m इज ग्रेटर देन n होता है, यहाँ पे क्या होता है, m इज ग्रेटर देन n, तब तो ये फार्मूला लगा लेते हैं। मान लीजिए अगर m की वैल्यू लेस देन n होती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। अगर m की वैल्यू लेस देन n हो जाए तो वहाँ पर जो नंबर होता है वो 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर m इक्वल टू n हो जाए, ठीक, तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, वहाँ पे जो आपका डोमेन कोडोमेन बराबर हो जाता है, और उसके लिए जो नंबर होता है वो वहाँ का फार्मूला n फैक्टोरियल हो जाता है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी उसके लिए क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल हो जाता है। आप यहाँ पे 5 ही रखेंगे तो बहुत कैलकुलेशन पड़ जाएगा, इससे सीधे सीधे आप 5 फैक्टोरियल से सीधे आंसर इसका आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1 and 1 और f x डिफाइंड है x क्यूब एंड f x to x, देन f इज 1 1 on into, ठीक है, हमें ये देखना है कि ये 1 1 on 2 है या into है, क्या है। तो एफ एक्स है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग जानते हैं वो इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है ना, ये एक्चुअली 0 से होकर जाता है यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो हमें लेना है -1 से 1, -1 से 1, ठीक, और ठीक है, ये लेना है।
तो अब ये देखना है कि ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 है, ऑन टू है कि क्या है। तो 1 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, कट कर गया एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 हो गया, ठीक है। अब ये ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या जो आपका ये दे रखा है, क्या वहाँ पे पूरा ये ग्राफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। नहीं यानी वाई एक्सिस पे, क्या पूरे वाई एक्सिस पे ये ग्राफ पूरा है कि नहीं। अगर पूरे वाई एक्सिस पे ग्राफ होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वाई एक्सिस है ये पूरा ग्राफ कवर करता है, तो ये फंक्शन देखने से ही पता लग रहा है क्या है, ये ऑन टू है, ठीक। तो अगर ग्राफ पूरे वाई एक्सिस पे कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक पॉइंट पे कट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 1 होता है, क्लियर। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, 1 1 ऑन टू, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स देन आर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग पहले कर चुके हैं। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो रिलेशन डिफाइंड था 1/b टाइप का, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पहला, तो ए रिलेटेड टू ए क्या होगा, क्या यही फेल कर जाएगा ना। ए से रिलेटेड नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि ए इनवर्स के बराबर जाएगा ही नहीं, ठीक। यानी कि टू अगर हम लिखेंगे तो क्या टू इनवर्स के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है। सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि अगर ए अगर बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो है, ठीक। सिमेट्रिसिटी तो है। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं, अगर क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, और बी रिलेटेड टू सी है, ठीक, तो क्या हमें ए रिलेटेड टू सी मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, मान लीजिए ए इक्वल टू 1/b मिल गया, 1/b मिल गया, ठीक। यहाँ भी हमें क्या मिल गया, b इक्वल टू 1/c मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू लिख सकते हैं 1/c लिख सकते हैं, सॉरी 1/a, 1/a लिख सकते हैं। और यहाँ पे b इक्वल टू 1/c है, तो 1/a इक्वल टू कितना हो गया, 1/c, यानी कि a इक्वल टू c मिल गया, यानी कि हमें इन्वर्स रिलेशन नहीं मिला। इन्वर्स रिलेशन इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें गलत है, ये देखना है कौन सा हमारा इसमें गलत स्टेटमेंट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट है। द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी सही है, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस, ये भी सही है। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट इज नेसेसरली आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। ये वाला गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए टू ए होता है, मतलब रिलेशन का खुद का ही मतलब सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का इमेज होता है, ठीक है ना, उसके साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट हो सकता है, उस सेट का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो सेम एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड डिफाइंड दिस फंक्शन इज 0, तो एफ ऑफ एफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ एफ जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एफ क्या होगा। यानी हमें यहाँ पे क्या रखना है, एफ ही रखना है, ठीक है ना, एफ एक्स में एफ ही रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस,
ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1/3, ठीक है ना। थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड। 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब की पावर 1/3, ठीक। तो अब इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, ठीक। अब एफ एक्स पूरा रखिए तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, ठीक है, पावर 3 और फिर इसका 1/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ठीक है। 3 माइनस 3 आपका ये कैंसिल हो गया 0, और ये आ जाएगा सीधा आपका x। तो x कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A हैविंग m एलिमेंट टू फाइनाइट सेट B हैविंग n एलिमेंट, ठीक है। एक में m एलिमेंट, एक में n एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना होता है, 2 की पावर m इंटू n, ठीक है ना। ये कौन सा होता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं 5, द सबसेट ऑफ द सेट 0। एक सेट दे रखा है, इस सेट का सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसेट में एक तो 5 मस्ट रहता है, ठीक है, और वो आपका एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके यानी कि 2 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सबसेट होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना है तो 2 की पावर n होता है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 एलिमेंट में कौन कौन सा होगा, एक 5 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, ठीक है। एक 5 हो जाएगा और एक 0, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सिटी 20% of the population travel by car, 50% travel by bus and 10% travel by both कार एंड बस 10% है, ठीक है। देन द पर्सन ट्रेवलिंग बाई कार और बस, ठीक। तो कार या बस से सफ़र करने वाले कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधा ये हम फॉर्मूला लगा देंगे एन, ठीक है। मान लीजिए कार और बस सी यूनियन बी है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका हो गया एन सी कार से ट्रेवल करने वाले प्लस एन बी बस से सफ़र करने वाले माइनस दोनों से सफ़र करने वाले, सी इंटरसेक्शन बी कार और बस दोनों से सफ़र करने वाले, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, कार से सफ़र 20 ट्रेवल बाई कार, तो ये 20 हो गया, प्लस ये आपका 50 हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, बस से, और 10% बोथ 10 से, तो कितना हो गया ये 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 60%, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चल अगला देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस जी एक्स इज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू मैपिंग डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू, देन कौन सा इक्वल होगा, ठीक है। तो एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ दोनों निकाल लीजिए, देखते हैं कौन सा बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हम एफ जी एक्स निकालते हैं।
तो एफ जी एक्स यानी कि एफ एक्स में जी एक्स रखना है, यहाँ जी एक्स रखेंगे यानी कि एक्स में जी एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक है, और जी एफ एक्स अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यानी कि जी एक्स में एफ एक्स रखना है, यानी कि यहाँ एफ एक्स रखनी है, यहाँ एफ एक्स रखना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 2। ठीक, तो ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट इक्वल। ए क्लियर। आगे देखते हैं, अगला है फॉलोइंग आर द रिलेशन इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का रिलेशन दे रखा है, विच ऑफ देम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें भाई तो हर एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर हम ए रिलेटेड टू अगर ए कर दें, ए रिलेटेड टू ए अगर करें तो हमें क्या आ जाएगा, मॉड इज इक्वल टू मॉड ए। क्लियर है, तो ये तो होगा, रिफ्लेक्सिव है। क्या ए रिलेटेड टू अगर बी करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। ठीक है, तो क्या हमें ये भी मिलेगा, बी रिलेशन अगर ए करेंगे तो मॉड बी इक्वल टू मॉड ए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है ही। ठीक है, तो ये भी मिलेगा। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, अगर ट्रांजिटिव होता है तो यही इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, और बी रिलेटेड टू सी है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए का रिलेशन सी से मिलना चाहिए। ठीक, ए रिलेटेड टू बी का मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। ठीक, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए मॉड बी की जगह मॉड सी रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा मॉड ए इक्वल टू मॉड सी। ठीक है ना, तो ए का रिलेशन सी से मिल रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना, अगर ये तीनों ही होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो एक ही तीनों में से होगा, तो बाई चांस हो गया कि पहला ऑप्शन ही राइट हो गया, तो हमें अदर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे देखते हैं, द सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 115। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका 10 और 11 में। ठीक है, साइन को कब देखते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक, यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो क्या बिलोंग करेगा आपका, किसके किसके बीच बिलोंग करेगा, यानी कि दो वैल्यू मिल गई ना, 10 और -11। ठीक है, तो यानी कि जो x, ये तो यहाँ से सेट हुआ, लेकिन जब हम x की वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -10 और +11। ठीक है, क्योंकि साइन को रिवर्स करके लिखते हैं, तो और उसके बाद नंबर लाइन पर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा -10 और ये रहा 11 सॉरी। ठीक, ये पॉइंट है, और जब इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, यानी कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो यानी कि जो x होगा वो कहाँ से कहाँ किसके किसके बीच होगा, -10 से 11 के बीच होगा। ठीक है, यानी कि x बिलोंग करेगा आपका -10 से 11। ठीक, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, हमें लग रहा है कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए -10 to 11, ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है ना, तो वो यही आएगा, इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पर, तो हम इक्वलिटी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी नहीं रहेगी, तो यही वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, या तो यहाँ इक्वलिटी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A survey shows 63%
इंडियंस लाइक कॉफी वेयर एज 73% लाइक्स टी, ठीक है। x% इंडियंस लाइक्स बोथ कॉफी, अच्छा ठीक। देन हमें x की वैल्यू निकालनी है जो दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है कि आपका इंटरसेक्शन निकालना ना, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, ठीक। नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ये आपका कॉफ़ी कितना हो गया भाई 63, और टी कितना हो गया 76, और माइनस माइनस आपका हो गया ये जो कि परसेंटेज में दे रखा है, तो माइनस, तो ये पूरा 100 ही हो गया, 100 में से ही तो दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 639 और 30, ठीक है ना, माइनस 100, तो 39 इज द राइट आंसर। 39 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ if A B C are three sets then A cross B union C is equal to, ठीक है। तो ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है ना, ये तो सीधे सीधे हो गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये सीधे सीधे कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस, अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही लिखा गया है तो दोनों ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक भी आप कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशन R इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाई A रिलेटेड टू B, इफ A एंड B आर को प्राइम देन R इज, ठीक है। A B क्या है आपका को प्राइम है। को प्राइम का मतलब GCD ऑफ ए बी इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ए बी को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों का डिवाइजर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी डिवाइजर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं को प्राइम बोलते हैं, ठीक। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो अगर ए का रिलेशन है, इसका मतलब ए कॉमा ए हो जाएगा, यानी ए कॉमा ए हो, क्या ये को प्राइम है। 3,3 को प्राइम नहीं होगा ना, क्योंकि 3 को डिवाइड कर जाएगा, भले ही उसका डिवाइजर 1 है लेकिन 3 को भी डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरह का नंबर होना चाहिए ना, 3,5, ठीक है ना, इस टाइप का नंबर होता तो ये काम, लेकिन 3,5 दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, यानी ए बी अगर को प्राइम है तो क्या बी ए भी को प्राइम होगा, है ना। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 4,5, अगर ये को प्राइम है तो 5,4 भी आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम होगा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक। और ट्रांजिटिव का देखते हैं। सिमेट्रिक तो फॉलो हो रहा है, नेचुरल नंबर है, ये भी ध्यान रखना, मगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफरेंट विद को प्राइम, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब अगर ए का रिलेशन बी से है, यानी कि ए बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है, और बी का रिलेशन सी से है, यानी कि बी और सी भी क्या है, को प्राइम है। क्या ए सी को प्राइम होगा इन दोनों से, क्या ए सी आपका को प्राइम होगा, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है 2,3 है, या 3,4 ले लेते हैं, 2,3 लेते हैं और 4,5 लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये इसकी GCD 1 है, ये को प्राइम है, 4,5 है, इसकी GCD 1 है, तो ये भी आपका को प्राइम है। 4 को हटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 3,5, ठीक है। तो ये आपका को प्राइम हो जाएगा, ठीक है, ये को प्राइम होगा, इस लिहाज तो ये हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग एक नंबर 4,5 ले लें, ठीक है, और 5,6 ले लें, ठीक, ए का रिलेशन बी से है और
बी का रिलेशन सी से है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, यानी कि 4 का 6 से होना चाहिए। तो 4 तो देखिए 4 और 6 का आपका क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक है ना। इसका जीसीडी 1 नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब कि ये कुछ नंबर्स में तो ये सही आ रहा है, कुछ नंबर गलत गलत आ रहा है, इसका मतलब ये गलत ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो रूल्स है वो सबके लिए फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। और रिफ्लेक्सिव को हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं रिफ्लेक्सिव, अगर देखिए रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक को देख लेते हैं, सिमेट्रिक होना चाहिए ना, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है, सिर्फ सिमेट्रिक ही ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन आ रहा है। तो इसको सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं, ठीक। तो क्लियर है। तो ठीक है फिर, ये सारे क्वेश्चन आप हमने 112 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसे प्लीज़ बैक करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि कौन सा प्रोवाइड कराते हैं अभी, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और उसको कंटेंट को इकट्ठा करने में, उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो अभी ये भी मुझे कल देना था, लेकिन ये जो वीडियो है मैं आपको 2 दिन लेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा और ये फास्ट कर सकूँ, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर किसी तरह का, जैसे अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ताकि मुझे भी पता चले या फिर कोई डाउट हो तो उस चीज़ को मैं और अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके गाइस, भी आप प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।